हेलो फ्रेंड्स, आज के एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, पिछला लेक्चर वेक्टर एटम मॉडल का था। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर सिर्फ क्वांटम नंबर्स के बारे में देखेंगे। जितने भी क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं एटॉमिक मॉडल से, जो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आए, उनमें कौन कौन से क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आगे जाकर आपको एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, जीमन इफेक्ट ये सब देखने हैं। तो वो अगर आपको क्वांटम नंबर की नॉलेज रहेगी तो आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देखिए, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर की थ्योरी में पढ़ा था। एन की वैल्यू आई थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एनर्जी को बताता था। फिर हमने सोमरफील्ड की थ्योरी पढ़ी, जो बोर की थ्योरी का ही एक्सटेंशन था। उसमें के इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताता था। इसे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम दिया था। फिर उसके बाद जब वेव मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई, मतलब वेव मैकेनिक्स से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया, तो के की जगह एल को लिया गया। ठीक है, के और एल के बीच में रिलेशन है, ये अलग अलग नहीं है। अब फाइनली हम एल को ही कंसिडर करते हैं क्वांटम नंबर में। एक आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जब हमने एटम के फाइन स्ट्रक्चर को देखा कि फाइन स्ट्रक्चर आ रहा था, वो मैंने आपको बताया भी था पीछे। तो स्पिन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया गया और डिराक ने उसका थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन भी दिया। तो स्पिन फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इन दोनों को जब ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा, उसका क्वांटम नंबर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इनर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं वेक्टर एटम मॉडल से एम एल, एम एस और एम जी, जो आपका होता है वो टोटल जो आपका और क्वांटम एंगुलर मोमेंटम है उसके क्वांटम नंबर से। तो इनका नाम है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको क्वांटम नंबर इसमें पढ़ने हैं और ये क्या है इन्हें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एन का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, आपको पता भी है इसके बारे में। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के ऊपर डिपेंड करती है। उसका फॉर्मूला भी हमने वहां से निकाला था। और एन की जो वैल्यूज है वो आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक होती हैं। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है। n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। n की वैल्यू 3 है तो उतना ही दूर है। जितना n की वैल्यू बढ़ रही है, एटम की बाइंडिंग एनर्जी कम होती चली जा रही है। जितनी भी n की वैल्यू कम होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी भी होगी, और n की वैल्यू बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती चली जाती है। ये सारा आपने बोर मॉडल से समझ रखा है। अब बात आती है, हम दोनों तरह के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जो क्लासिकली एक्सप्लेन भी किया गया था सेमी क्लासिकल थ्योरी से। बोर का जो मॉडल है वो सेमी क्लासिकल है, मैंने आपको तब भी बताया था। और वेव मैकेनिक्स से भी इस सबको प्रूव किया गया। वेव मैकेनिक्स में आपका श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई गई और एटम के स्ट्रक्चर को समझाया गया। तो वो सारी चीजें डिटेल में तो हम वेव मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से समझाया गया, लेकिन अभी उनके हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वेव मैकेनिक्स में जो एन है, मतलब एक्चुअली हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है जो n इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें। लेकिन वेव मैकेनिक्स ये कहती है कि ऐसे आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि वो यहाँ रहे जहाँ पे बोर ने अपने ऑर्बिट की, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर शार्प लेवल ही है। ठीक है, वेव मैकेनिक्स में शार्प लेवल की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहीं पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन सेम प्रोबेबिलिटी से मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 है तो हमारा शार्प लेवल ना हो के वेव मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन के यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन एग्जैक्टली सब जगह वो मिल सकता है। तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ये कॉन्सेप्ट बोर ने अपने मॉडल में दिया था। वेव मैकेनिक्स इस चीज को नहीं मानती है। इलेक्ट्रॉन हर जगह पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली जब हम किसी चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, कि हम पॉइंट आउट करते हैं कि यही है,
ठीक है, तो उसका वेव नेचर खत्म हो जाता है, क्योंकि वेव मैकेनिक्स में पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, जब आपने एग्जैक्टली यहाँ डिटेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को तो वो पार्टिकल बन गया। ठीक है, उसे आपने पार्टिकल फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया, लेकिन वो सारे में वेव की तरह रिवॉल्व कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो हमारा पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। इसको मैंने आपको बोर की थ्योरी से भी समझा दिया और वेव मैकेनिक्स से भी बता दिया है कि क्या चीज है। उसके बाद आपका आता है L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो L है वो ऐसे ही है जैसे बोहर सोमरफेल्ड एक्सटेंशन था ना मॉडल का। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया n इज इक्वल टू 2 है तो 2 ऑर्बिट होंगी, जिसमें k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 2 होगी। n इज इक्वल टू 3 है तो 3 ऑर्बिट है, जिसमें k इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो अगर 3 है, एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गई। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ऐसे हो गई, थर्ड ऑर्बिट ऐसे हो गई, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सेमी मेजर एक्सिस होता है वो सब में सेम रहता है। ठीक है, तो जो सेमी मेजर एक्सिस ए की वैल्यू होती है वो आपकी डिपेंड करती है a0 n स्क्वायर अपॉन जेड के ऊपर, और बीच की वैल्यू चेंज होती रहती है a0 n के अपॉन जेड। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके भी आपको बताया था, तो वो आपने बोर सोमरफेल्ड मॉडल से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्ड बहुत सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। उसी के हिसाब से जैसे n इज इक्वल टू 3 है तो 3 ऑर्बिट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो ये तो था बोर ने दिया था मॉडल, लेकिन वेव मैकेनिक्स में जब देखा गया तो ये जो L है वो K से ऐसे रिलेटेड था, K-1। तो यानी कि K की वैल्यू तो मैंने आपको बताई 1, 2, 3, 0 नहीं हो सकती। K की वैल्यू 1 से स्टार्ट है एंड सो ऑन, लेकिन L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, और इंपीरिकली देखा गया कि इनको जो एक शार्प सीरीज मिली तो S इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्ड मिली, उसको S का नाम दिया। प्रिंसिपल सीरीज ये एक्चुअली क्या हुआ, ये सीरीज पहले से ही फाइंड आउट हो गई थी जब तक कि एटम के स्ट्रक्चर को वेरीफाई नहीं भी किया गया था। तब ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, तो इन्हीं के ऊपर इनका नाम देखा गया, क्योंकि इन्हीं के ट्रांजिशन से कुछ लाइंस मिली, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसी हिसाब से इनका नाम SPDF रखा गया। ठीक, L आपको पता चल गया क्या है। L आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब देखिए L का एक और चीज देखनी है। आपने देखा कि बोर ने बताया था L इज इक्वल टू NH क्रॉस, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR होता है ना, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ये होता है, यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हैं PL इज इक्वल टू NH क्रॉस। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब सोमरफेल्ड ने अपनी थ्योरी दी तो यहाँ पे K लगा दिया, KH क्रॉस। मैंने अभी आपको बताया जब वेव मैकेनिक्स से सॉल्व किया गया तो K की जगह यहाँ L आ गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाइनली PL इज इक्वल टू LH क्रॉस के इक्वल होगा। लेकिन ये तो आपकी बोर सोमरफेल्ड थ्योरी से हुआ। वेव मैकेनिकली जब सॉल्व किया गया तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम PL है वो आपका L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट यहाँ पे H क्रॉस इसके इक्वल हुआ। तो अब आपको जो लगाना है वो ये लगाना है। आपको ने पढ़ा भी होगा L इज इक्वल टू क्या लिखा होता है, H क्रॉस L इंटू L प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ये चीज पढ़ी हुई है ना, ये वेव मैकेनिक्स, यानी इसका मतलब कि मोर करेक्ट फॉर्मूला ये है आपका, ये आपका बोर सोमरफेल्ड फॉर्मूला था। तो इसको ना यूज करके आप वेव मैकेनिक्स वाला ही फॉर्मूला ये यूज करेंगे एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एकदम क्लियर है L के बारे में। L आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। इसके लिए L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, K की वैल्यू 1 से थी लेकिन L की वैल्यू 0 से, और L इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्ड S, P, D, F ये सब होते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम S के ऊपर। S आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। एक्चुअली में स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर एटम मॉडल में इंट्रोड्यूस हुआ था जब एटम का फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, तो इसका कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकली रखा गया था कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये वेक्टर एटम मॉडल में अच्छे से समझा रखा है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं।
तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा गया तो स्टर्न और गेरलैक ने किया, तो वो हो गया। बाद में डिराक ने श्रोडिंगर इक्वेशन में सॉल्व किया इसको, एटम की प्रॉब्लम को, और थियोरेटिकली जस्टिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है, और स्पिन की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ठीक है, हाफ होती है। अब आप पढ़ते होंगे, एक तो प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, ये क्या है? देखिए, अगर कोई आप आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मान लें, ठीक है, तो उसके हिसाब से मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, इसके पैरेलल कर रहा है, तो हम कह देते हैं प्लस हाफ है, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे के ऐसे स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस हाफ होता है। ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू लेकिन हाफ ही होती है। ओके, तो ये इसकी किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फील्ड हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन में लगा दिया आपने कि क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो हम वो आपका प्लस हाफ या माइनस हाफ हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली कोई डायरेक्शन देखने में, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, जिसे हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन आपका हाफ है, ms की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाती है। ये अभी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू, स्पिन आपको पता चल गया क्या है। स्पिन भी आपका क्वांटाइज होता है, और वेव मैकेनिक्स से s इज इक्वल टू s+1 h क्रॉस के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इसके इक्वल होता है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इसके इक्वल होता है, और ये किसके हिसाब से? वेव मैकेनिक्स। इसीलिए आप, मुझे देखो कंफ्यूजन हुआ था, ये क्या है ये क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तो बोर सोमरफेल्ड ने दिया था, ये दिया था बोर ने n, ठीक है, सोमरफेल्ड ने k दिया, बाद में वेव मैकेनिक्स में l की वैल्यू आई, और बाद में वेव मैकेनिक्स से फाइनली l की वैल्यू ये आई। ठीक है, और ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू इसके इक्वल निकल के आई। ठीक है, अब आप J की बात करें, अगर यहाँ पे आ गए, J आपका L और S को जोड़ के बना है। दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, या हम इसे कहते हैं इनर एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों से जोड़ के बनेंगे। S की वैल्यू तो आपकी प्लस माइनस हाफ हो सकती है ना, तो आपका L की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से आपकी J की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और ये हमेशा हाफ इंटीजर वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि हाफ वैल्यू ऐड हुई है तो J की वैल्यू हाफ इंटीजर वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ml की। ml जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और ये बताता है कि जो ऑर्बिट है उसका एक्सटर्नल फील्ड में क्या प्रोजेक्शन है। अब देखिए, ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी। मान लो एक्सटर्नल फील्ड ये है, और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, यहाँ नहीं बनाते, इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ये ध्यान रखना है कि जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर है। ओके, तो ऑर्बिट हम इसमें थोड़ी तिरछी बना लें तो एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस ऑर्बिट है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका बी पे प्रोजेक्शन जो आया इसको हम ml कहते हैं। ओके, ठीक है, अब हमारा जो l की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? l की वैल्यू देखो, ml की वैल्यू इज इक्वल टू आपकी क्या हो गई, ml इज इक्वल टू l cos, इसके बीच में जो भी एंगल होगा, मान लिया अल्फा एंगल, l cos अल्फा। और आपको फ्रेंड्स ये पता है कि cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो यानी ml की वैल्यू +L2 -L सारी होगी, तो जो भी L की वैल्यू होगी उसी हिसाब से ऑर्बिट प्रोसेस करेगी। तो ये वेक्टर एटम मॉडल का मेन 2 पॉइंट है, एक तो इसे स्पिन का कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें, और एक स्पेस क्वांटाइजेशन। और स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो स्पेस में डेफिनेट ही एंगल पे ओरिएंटेट हो सकती है, उसके लिए सारे एंगल पॉसिबल नहीं है ओरिएंटेशन के लिए। ये स्पेस क्वांटाइजेशन था, यही स्पेस क्वांटाइजेशन से आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मिला है। और यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रॉन का
एटम में घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इनर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लें, तो उसकी वजह से जो ऑर्बिट है वो ओरिएंटेट करेगी फिक्स डायरेक्शन में, और वो डिपेंड करेगी एल की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो एल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? एन की वैल्यू के ऊपर। एल इज इक्वल टू होता है एन -1। ठीक है, मान लो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है। ठीक है, तो n की वैल्यू पे l की वैल्यू डिपेंड कर रही है और l की वैल्यू पे ml की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो ये आपकी सारी वैल्यूज हैं, टोटल 2l + 1 वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग 0। ये ध्यान रखना है, इसमें आपको 0 रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ms होगा, ms भी आपका s cos बीटा, जो स्पिन होगा और उसके बीच का एंगल है, सेम ही चीज है। तो इसमें भी आप कहोगे +1 -1 ये कर दोगे, लेकिन यहाँ पे आपका s2 - s सब वैल्यू होगी, बट एक्सक्लूड करोगे 0 को। ठीक है, बस 2 वैल्यूज होंगी, +½ -½ ठीक है, ms के केस में। लेकिन ml के केस में आपको सारी वैल्यूज होगी 2l + 1 वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। जैसे मान लो l = 2 है तो ml की वैल्यू आपकी 2 1 0 -1 -2, ये सारी वैल्यूज होंगी उसी हिसाब से। लेकिन s की वैल्यू तो हाफ ही होती है ना फ्रेंड्स, तो ms की वैल्यू एक तो +½ होती है और एक -½ क्लियर है? ये जो ऑर्बिट है इसका प्रोजेक्शन इस पे रहेगा। मान लो l = आपने 1 लिया, मान लिया 1 ले लेते हो, ठीक है, l = 1, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 एंड -1। ठीक है, तो हमारा ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऐसे हो गई। जब आपका प्रोजेक्शन 0 है, 0 प्रोजेक्शन का मीन्स हो गया यहीं पे, तो आपकी ऑर्बिट ऐसे और उसके बाद आपकी ऑर्बिट ऐसे, जैसे कि मैंने फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है, ये l = 1 के कॉरेस्पॉन्ड है। l = 2 के कॉरेस्पॉन्ड जो होगी वो मैंने ये जो फिगर में दिखाया हुआ है ये l = 2 के कॉरेस्पॉन्ड ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं J के पास। J में आपने पढ़ लिया कि L और S दोनों पे मतलब टोटल है ये। mg जो होता है सेम ऐसे ही होगा, J आपका क्वांटाइज है, J = आपका होगा J × J + 1 h क्रॉस वेव मैकेनिक्स से, और mj की वैल्यू होगी l + s2 l - s। और इसमें ध्यान रखना है कि हमें मोड लगाना है, दैट मीन्स कि mj की जो वैल्यूज होती हैं वो निगेटिव नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर l = 1, mj जो होगा 1 + ½ to 1 - ½ होगा, यानी 3/2 और ½ हो गया। ठीक है, फॉर l = 2 5/2 3/2 वैल्यूज हो गई। मान लिया l = 0 है, अगर l = 0 है तो ½ और -½ होंगी ना दो वैल्यूज, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा mg = ½ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नो नेगेटिव वैल्यूज अलाउड फॉर mg। ठीक है, सारी चीजें ऐसे सेम चलेंगी। इन सब चीजों को लेके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन अगर एटम होगा तो कैसे वैल्यूज निकालते हैं हम, टर्म वैल्यूज, और कैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो किस तरीके से निकलती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।